एनसीआर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लगभग हर बड़े शहर में आपको ऐसे बिल्डर्स के बोर्ड लगे हुए नजर आ जाएंगे जिन पर बोल्ड और कैपिटल लेटर में लिखा होता है पोजीशन सून। पर वो सून कब आएगा कोई नहीं जानता। इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पूरे देश के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। ऐसे में क्या कभी हमें एवरग्रैंड जैसी कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं देखने को मिल सकती जिसमें कई लोगों के मकान, उनके जीवन भर की कमाई, एक फेल्ड प्रोजेक्ट, एक बैंकरप्ट कंपनी भी भेंट चढ़ जाए। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मानसी बराड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि घर पाना या सिर पर छत होना एक बायर का मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार की रक्षा करना देश के सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अब ये फैसला कितना ज़रूरी था और इस फैसले से क्या इस पूरे सेक्टर में कोई बड़ा रिफॉर्म देखने को मिल सकता है, इसी को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं कि ये फैसला क्यों आया। आप इसे ऐसे समझिए कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई जोड़कर एक घर बुक किया, कुछ कैश दिया और कुछ किश्तों में दे रहे हैं, लेकिन अभी घर कंस्ट्रक्शन के फेज़ में है। अब ऐसे में हर महीने तो बैंक को उसकी EMI जा ही रही है और ऊपर से आप अपने घर का किराया भी दे रहे हैं, क्योंकि इस समय आपको किसी ना किसी घर में तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो प्रोजेक्ट बंद पड़ गया और जिस बिल्डर ने आपको ड्रीम होम का वादा किया था उसने आपका फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। ऐसे केसेस पर कोर्ट ने साफ किया है कि आज हालात ऐसे हैं कि लोग अपने घर के लिए बैंक से लोन लेकर EMI दे रहे हैं और साथ ही किराए का बोझ भी झेल रहे हैं, क्योंकि उनका अपना घर अधूरा पड़ा है। यानी इंसान एक घर नहीं, दो घरों का बोझ ढो रहा है। कोर्ट ने कहा है कि अब वक्त है कि सरकार एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाए जिससे कोई भी बिल्डर खरीदारों को इस तरह से ठग ना सके। साथ ही रियल एस्टेट के इंसॉल्वेंसी के मामलों में यानी दिवालिया मामलों के लिए अलग गाइडलाइन तैयार की जाए, जिसमें हर प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट वाइज हल किया जाए, ना कि पूरी कंपनी को एक साथ दिवालिया मान लिया जाए। इसके अलावा 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए कहा था कि होम बायर्स को सिर्फ बायर नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल क्रेडिटर ही माना जाए, क्योंकि अगर हम IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की बात करें तो RBI की एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बताती है कि देश में जितने भी इंसॉल्वेंसी केस हैं उनमें से लगभग 18% रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं। यानी हर 5 में से एक दिवालिया कंपनी घर और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी है। इसके तहत होम बायर्स को ऑपरेशनल क्रेडिटर माना गया था, ना कि फाइनेंशियल क्रेडिटर। यानी अगर प्रोजेक्ट फेल होता है तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर सबसे पहले पैसे मिलेंगे और घर खरीदने वाला बेचारे खरीदार का नंबर सबसे आखिर में आता है। कोर्ट ने एक और अहम बात कही, वो ये है कि ऐसे केसेस में कई राज्य सरकारें कई बार कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रोक देती हैं अगर बिल्डर ने उनका टैक्स या कुछ फीस नहीं चुकाई हो। अब खरीदार इसमें क्या करे, उसकी क्या गलती है, उसने तो अपना पूरा हिस्सा दे दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसी मुद्दे पर मिलांका चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ UP केस में कहा कि अगर बिल्डर ने पैसा नहीं दिया तो सरकार बिल्डर को पकड़े पर होम बायर्स को सजा ना दे। इसी मुद्दे पर हाल ही में देश के हाउसिंग मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने भी खुद रियल एस्टेट कंपनियों को जमकर फटकार लगाते हुए बिल्डर्स की संस्था नारेडको से साफ कहा है कि अगर कोई प्रोजेक्ट NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चला गया तो समझ लीजिए वो प्रोजेक्ट शायद कभी पूरा नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात को महसूस कर रही है कि जब इस तरह के मामले कोर्ट में चले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान एक आम होम बायर का ही होता है। तो अब आखिर में अब अगर रियल एस्टेट सेक्टर में भी रिलायबिलिटी और ट्रस्ट को बढ़ाना है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर सरकार को गौर करने की ज़रूरत है और रेरा जैसे गवर्नमेंटल बॉडीज़ को और पावर देनी पड़ेगी, जिससे लाया ही इसलिए गया था कि सरकार बिल्डर्स की इस तरह की गड़बड़ियों पर नज़र रखे और लोगों को सफ़र ना करना पड़े। पर आज भी कई राज्यों में ना तो रेरा के पास कोई ज़्यादा पावर है और उसे बस टूथलेस टाइगर बना कर रख दिया गया है। ऐसे में सरकार को रेरा को ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत है ताकि रेरा सारे प्रोजेक्ट्स की ट्रैकिंग कर सके और एक रियल्टी सेक्टर में ओवरऑल सिस्टमेटिक रिफॉर्म की ज़रूरत है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी और आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही पर्सनल फाइनेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।